नमस्कार कक्षा 12वीं वाले छात्र, अपना इकोनॉमिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है, पूर्णांक 80 अंकों का। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है। तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा, ब वाला कच्चे माल की लागत। दूसरा देख लीजिएगा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता कितनी होती है, ये आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको राइट आंसर लिखना होगा, स वाला शून्य होती है। तीसरा देख लीजिएगा, अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा, ब वाला 3 क्षेत्र होते हैं। चौथा देख लीजिएगा, उत्पादन के घटक होते हैं। तो उत्पादन के कितने घटक होते हैं, ये आपको बताना होगा। तो चौथे में आपको लिखना होगा, द वाला, ठीक है। 5 घटक या साधन होते हैं। पांचवा देख लीजिएगा, निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु है। तो पांचवें में आपको लिखना होगा, स वाला लकड़ी। छठा देख लीजिएगा, साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा स्थापित होता है। तो छठे में आपको लिखना होगा, स वाला, ठीक है। स वाला आपको राइट आंसर लिख देना है। अब यहां पर हमारा दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। इस प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, औसत आगम किसके बराबर होता है। तो पहले में आपको लिखना होगा, सीमांत आगम के बराबर, ठीक है। ये आपको लिखना होगा, सीमांत आगम, पहले का आंसर। दूसरा देख लीजिएगा, मांग का नियम 1 कौन सी दृष्टिकोण है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा, उपभोक्ता आपको दूसरे का आंसर लगाना होगा। और तीसरा देख लीजिएगा, पूर्ति एक किस प्रकार की अवधारणा है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा, तीसरे में क्या करना है, तो लिख लीजिएगा, आर्थिक और व्यावसायिक, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, ये हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा। और चौथा देख लीजिएगा, पूर्ति की कीमत लोच किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, चौथी में आपको लिखना होगा, कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा, 5 प्रकार की होते हैं, ठीक है। ये चौथे का आंसर हो जाएगा। और पांचवा देख लीजिएगा, कुल उपयोगिता खालिस्तान उपयोगिताओं का योग होती है। तो किसका यहाँ पर योग होती है, ये आपको बताना होगा। तो पांचवी का आंसर लगा लीजिएगा। पांचवी में आपको लिखना होगा, सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है, ठीक है। ये आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा। ये हमारा पांचवी का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर छठा देख लीजिएगा, उपहार किस प्रकार की आय है, ये आपको बताना होगा। तो छठे में आपको लिखना होगा, राष्ट्रीय आय है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बताना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है, बाजार मूल्य काल्पनिक होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, अल्प काल्पनिक होता है, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, यदि कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा। तो बिल्कुल नहीं होगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, भारत में मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। तो बिल्कुल अपनाया गया है, सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। और छठा देख लीजिएगा, वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा।
पहला आपका दिया है उत्पादन की तकनीक समस्या, तो इसमें आपको लिखना होगा क्या उत्पादन किया जाए। दूसरा आपका दिया है मांग में वृद्धि, तो इसमें आपको लिखना होगा अधिसामान्य लाभ। तीसरा आपका दिया है भवन का किराया, तो इसमें आपको लिखना होगा स्थिर लागत। चौथा आपका दिया है कुल उत्पादन, तो इसमें आपको लिखना होगा परिवर्तनशील साधन। पांचवा आपका दिया है श्रम, तो इसमें आपको लिखना है, लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा पहले वाला मांग तक में दायनी और परिवर्तन। छठा आपका दिया है टी आर बड़ा है टीसी से, तो छठी में आपको लिखना है लाभ में कमी। सातवां आपका दिया है उत्पादन लागत में वृद्धि, तो इसमें आपको लिखना होगा कुल उत्पादन का योग। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। और पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा। पांचवें प्रश्न में आप सभी को एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, सीमांत लागत वृक्क अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है? तो इसमें आपको लिखना होगा यू अक्षर जैसा, यू अक्षर जैसा आपको लिखना होगा पहले का आंसर, ठीक है। और दूसरा देख लीजिएगा, बचत रेखा क्या है? तो लिख लीजिएगा, दूसरे का आंसर में लिख देता हूं यहां पर, वह रेखा जो दो वस्तु के संयोग को दर्शाती है, यह आपको लिखना है, ठीक है। लिख लीजिएगा, क्या लिखना है? वह रेखा जो दो वस्तु के संयोग को दर्शाती है बचत रेखा कहलाती है, यह आपको लिख देना है। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, निम्न कोटि की वस्तुओं का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ आपको बताना होगा, तो लिख लीजिएगा, इसका आंसर भी मैं आपको लिख देता हूं। आय में वृद्धि से मांग में कमी होती है, ठीक है, और आय में कमी से मांग में वृद्धि होती है। लिखना होगा आपको, क्या लिखना है? तो लिख लीजिएगा, आय में वृद्धि से मांग में कमी होती है। और आपको लिखना होगा, आय में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है, ठीक है, ये आपको लिख देना है। वापस से बता देता हूं, आय में वृद्धि से मांग में क्या होती है? कमी होती है, ठीक है। तो आय में कमी से मांग में क्या होती है? वृद्धि होती है, ये आपको लिख देना है, तीसरे का आंसर। चौथा देख लीजिएगा, साधनों की मांग किस प्रकार की मांग होती है? तो साधनों की या फिर घटकों की मांग किस प्रकार की मांग होती है, आपको बताना होगा। तो चौथे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा व्युत्पन्न मांग, ये आपको लिख देना है, ठीक है। और पांचवा देख लीजिएगा, उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है? तो उत्पादन जो हमारा फलन है वो कितने प्रकार का होता है, ये आपको बताना होगा। तो पांचवी में आपको लिखना होगा दो प्रकार का होता है। छठा देख लीजिएगा, साग का निर्माण कौन करता है? तो साग का निर्माण कौन करता है, ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा व्यापारिक बैंक, ये आपको लिखना है, ठीक है, छठे का आंसर। तो साग का निर्माण व्यापारिक बैंक करती है। सातवां देख लीजिएगा, रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है, मतलब जारी करता है? तो सातवीं का आंसर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा। तो सातवें प्रश्न का उत्तर लिख देता हूं, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है, लिख लीजिएगा, अंतर्गत, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर सातवें का, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। और अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगले प्रश्न हमारा दे यहाँ पर 2-2 नंबर, 3-3 नंबर एवं 4-4 नंबर के, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में।
उससे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर चेटा दिया हमारा अर्थव्यवस्था का अर्थ आपको बताना होगा। तो वाला प्रश्न आपका दिया है कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। सातवां प्रश्न देख लीजिएगा, मांग की लोच क्या मापती है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अत्वा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। आठवां प्रश्न देख लीजिएगा, बाजार मांग को परिभाषित करके लिखना होगा। अत्वा वाला प्रश्न आपका दिया है सीमांत उपयोगिता का अर्थ आपको बताना है। और यहाँ पर हमारा नौवां प्रश्न दिया है, व्यष्टि और समष्टि में अंतर आपको लिखने होंगे दो। अतः वाला प्रश्न देख लीजिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा आपको बताना होगा। 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ आपको बताना है। अतः वाला प्रश्न आपका दिया है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद, जिसको यहाँ पर शॉर्ट में जीटीपी कहते हैं, तो इसके बारे में आपको समझा के लिखना होगा। 11वां प्रश्न देख लीजिएगा, स्टॉक किसे कहते हैं। अतो वाला प्रश्न आपका दिया है मुद्रा का अर्थ आपको समझाना है। सभी के आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। और 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देने होंगे। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। वस्तु विनिमय मतलब वस्तु का आदान प्रदान करना। 13वां देख लीजिएगा, पूर्ण रोजगार एवं अपूर्ण रोजगार संतुलन में अंतर आपको बताने होंगे। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, समग्र पूर्ति को स्पष्ट कीजिए, इसकी परिभाषा आपको देना है। 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, पूर्ति का नियम आपको समझाना होगा। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, उपयोगिता की परिभाषा आपको देना है। आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारा 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, उदासीनता वृक्क नकारात्मक डाल क्यों बनाते हैं, इनके बारे में आपको बताना होगा। और अथवा वाला प्रश्न आपका दिया है। और 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एवं बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर आपको बताने होंगे 3। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, पैमाने के प्रतिफल को परिभाषित कीजिए, जिससे 3 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, पूरक एवं प्रतिस्थापन वस्तु क्या होती है, उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। अथवा वाला देख लीजिएगा, औसत लागत वृक्क यू आकार के क्यों होते हैं, कारण आपको देना है। 18वां प्रश्न देख लीजिएगा, 18वीं के बाद हमारा 19वां प्रश्न दिया है। 19वीं के बाद आप सभी 20वां प्रश्न देख लीजिएगा। 20वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारा 21वां प्रश्न हो जाएगा। 21वें के बाद 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, रेखा चित्र की सहायता से पूर्ति की कीमत लोच के विभिन्न रूपों की व्याख्या करके लिखना है। अथवा वाला देख लीजिएगा, क्या दीर्घकाल में स्थिर लागत हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों, इसके बारे में आपको समझाना होगा। 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, पुनः प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत उत्पादक के संतुलन की शर्तों की व्याख्या करके लिखना होगा। अथवा वाला प्रश्न आपका दिया है। तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर को पूरा बता दिया है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए, बट आप और अच्छे से देख लीजिएगा। ये हमारा पहले प्रश्न का आंसर आपको दिया गया है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना था। और दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। तीसरे प्रश्न में आपको सत्य अथवा असत्य लिखना था। तो इनके आंसर, इनके उत्तर आपको दिए गए हैं। चौथे प्रश्न में सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। 5वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द तथा एक वाक्य में उत्तर आपको लिखने थे। अब हम चलते हैं यहाँ पर 2-2, 3-3 एवं 4 नंबर के प्रश्नों के उत्तर पर। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को छठे प्रश्न का अतिवी वाला का आंसर मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 7वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतिवी वाला का आंसर मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 8वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 8वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का अतिवी वाला का आंसर मिल जाएगा।
इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 9वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र में कोई दो अंतर लिखना है। और यहाँ पर 9वें प्रश्न का 8वीं वाले का आंसर देख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 10वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया गया है। 10वें के बाद आप सभी को 10वें प्रश्न का 8वीं वाला का उत्तर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है। 11वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का 8वीं वाला का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 12वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 12वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का 8वीं वाला का उत्तर मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का 8वें वाला का उत्तर। और इसके साथ ही आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। 14वें के बाद आप सभी को 14वें प्रश्न का 8वीं वाला का आंसर यहाँ पर दिया गया है। और 15वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का 8वीं वाला का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 16वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। 16वें के बाद आप सभी को 16वें प्रश्न का 8वीं वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 17वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का 8वीं वाला का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और आप सभी 18वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा 8वीं वाला का, ठीक है। और आप सभी को 19वें प्रश्न का 8वीं वाला का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 20वें प्रश्न का 8वीं वाला का आंसर यहाँ पर दिया गया है। और इसके साथ ही आप सभी को 21वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 21वें के बाद आप सभी को 22वें प्रश्न का 8वीं वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही जो हमारा 23वां प्रश्न छूट गया उसका उत्तर हम आपको बता नहीं पाए, तो उसका आंसर आपको स्वयं अपनी बुक से देखकर पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।